दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को जो है ना बैंकिंग के बारे में आज बता रहा हूँ। वो क्या बता रहा हूँ, आधुनिक बैंकिंग के पहले क्या सिस्टम था, क्या था नहीं था, वो कब स्वतंत्रता के पहले, ठीक ना। तो वो चीज बता रहा हूँ मैं। आधुनिक भारत में बैंकिंग व्यवस्था क्या थी स्वतंत्रता से पहले, जो आज हम आधुनिक भारत में बैंकिंग व्यवस्था की न्यू यूरोपियन कंपनियों के आगमन के बाद हुई। और चलिए इसके पहले एक चीज बताता हूँ। देखिए 15 सितंबर से यूपीएससी का एग्जाम है, और आप लोग एक घोड़े का जो एक रेस होता है ना, वो घोड़े का रेस आप लोगों को खुद रेस का मालिक बनना पड़ेगा और खुद घोड़ा भी बनना पड़ेगा। एक आपको जिस तरह यहाँ से आप लोगों को जो क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना, यहाँ से भी देखना पड़ेगा। जिस तरह घोड़े ऐसे हनना के पैर उठाता ना ऊपर से और पीछे भी लत्ती मारता, उसी तरह आप लोगों को जितना आगे कंसंट्रेशन होगा ना, उतना आपको लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन का तथ्य, कंटेंट और क्या डिमांड है, वो चीज समझ के आपको लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन में ही बार बार मैं बताया हूँ आप लोगों को, आंसर छुपा होता है। और क्वेश्चन का अगर भाव समझ गए आप, तो आप लोग लिख के आ जाइएगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अगर क्वेश्चन का आप लोग भाव नहीं समझिएगा, फिर नहीं लिख पाइएगा। आइए चलते हैं, आज हम देखते हैं बैंकिंग में, आधुनिक बैंकिंग भारत से पहले कैसी थी, स्वतंत्रता से पहले बैंकिंग में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, ये सब के बारे में देखना है। भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था पता है आप लोगों को? आइए मैं बताता हूँ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। इसकी स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी आप लोगों को पता है? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1770 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, पूर्ववर्ती नाम बैंक ऑफ बंगाल कलकत्ता की स्थापना की गई थी। पूर्ववर्ती बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी। क्या है, 1991 में तीनों बैंक को जोड़ दिया गया था। कौन कौन सा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल। पहले यहाँ पे कौन कौन है पता है आप लोगों को? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जो सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट जो थे, उन लोगों को यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एग्जाम ली जाती थी, और इनको जो होलीबेरी में इनके ट्रेनिंग दी जाती थी। होलीबेरी कहाँ है? इंग्लैंड में। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। 1840 में बैंक ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में बैंक ऑफ बॉम्बे, तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे। एक 1840 में, एक 1844 में इसकी स्थापना की गई थी। ये इसका कार्यकाल रहा।
इसके बाद क्या हुआ, ये तीनों बैंक 1921 में जोड़ दिए गए। तीन बैंक क्या थे, कौन थे, बंबई था, कलकत्ता था, मद्रास। ये देखिए ये क्या होगा। ये मुंबई हो गया, मद्रास हो गया आपको, और कलकत्ता कहाँ आ जाएगा आपको, ये कलकत्ता हो गया। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बैंक 1955 भारत सरकार द्वारा अधिकृत राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। राष्ट्रीयकरण क्या हुआ था, इसका सेंट्रलाइजेशन हो गया था। किस बैंक का हुआ था, तीन बैंक का हो गया था। स्टेट बैंक एसबीआई के नाम से इसको फिर जाना गया। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1865 में। इलाहाबाद बैंक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, आइए लो इसके आगे क्या देखते हैं। 1881 में 1881 इस टाइम में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी। अवध, अवध का नवाब जूनागढ़। आप लोगों को याद होगा, पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में जब आएंगे उस टाइम में, फिर बताया जाएगा कैसे कैसे राज्यों का विलय हुआ, कैसे कैसे डोमिनियन स्टेटों की स्थापना हुई, कैसे कैसे सिराजुद्दौला के टाइम से लेके मीर जाफर से लेके मीर कासिम से लेके 1707 में। औरंगजेब, इनकी मृत्यु हो गई। उन्नीस सौ 9 में क्या हुआ था, बताइएगा लो। 1909 में क्या हुआ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। मोहम्मद अली थे, क्या थे, एक बुक के रचयिता थे। उस बुक का नाम क्या था, कॉमरेड। अल हिलाल के रचयिता कौन थे, अबुल कलाम आजाद। ये सब बुक लोगों देखना पड़ेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास कौन कौन से लिखे, गोदान वगैरह के बारे में आप लोग हिंदी साहित्य से होंगे तो जानते भी होंगे। चलिए आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा हम, हालांकि अब आइए फिर इस टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो मैं आप लोगों को एक नॉलेज के लिए दिया मैं, ये सब चीजें हमें इसमें। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है कि ये भी बता दूं मैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दिया, ये नॉलेज के लिए बताया, ये बैंकिंग में तो था नहीं, लेकिन आइए देखते हैं। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। 1895 पंजाब नेशनल बैंक। बैंक की स्थापना हुई। यह पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित होने वाला पहला बैंक था, किंतु इस बैंक में स्वामित्व भारतीयों के पास नहीं था। भारतीयों के पास कोई अधिकार नहीं था इसका। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यह पहला बैंक था जिसका स्वामित्व ये हो गया, स्वामित्व भारतीयों के हाथ में था और भारतीय इसके प्रबंधन करते थे। सारा प्रबंधन मीन्स डेट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रबंधन, सारा देख रेख।
ए टाइप ऑफ जुरिडिक्शन अंडर द कस्टडी ऑफ द, कौन हो जाएगा? चलिए आइए देखते हैं ये क्या होगा। इनके हाथ में थी सारा कुछ, यहाँ के जो लोग कार्यकर्ता थे अपने यहाँ के थे, हिंदुस्तान के लोग थे। उस टाइम में क्या थे, हम गुलामी के जंजीर से बंधे हुए थे, हम आजाद नहीं थे, गोरे लोग हम पे राज कर रहे थे। और गोरे काले का भेद आज भी है, आज भी हर तरह का भेद है, डिस्प्यूट है, समाज में चल रहा है। चलिए अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आइए इसके आगे कुछ कहने का है भी नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पोचखाना वाला क्या है ये द्वारा की गई थी, तथा इसके पहले चेयरमैन कौन थे इसके? फिरोज शाह मेहता थे। ये यूपीएससी में 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, इसके जो चेयरमैन कौन थे? फिरोज शाह मेहता। चेयरमैन इसके फिरोज शाह मेहता थे, लिख दूं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता थे। 1930 में भारत में बैंकों की संख्या काफी अधिक हो गई थी 1930 में, और बैंकों का विलयकरण भी हो रहा था उसी टाइम से। 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया था। 1934 में आरबीआई एक्ट। और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना आरंभ कर दिया था। 1935 में बैंक कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अतः 1 जनवरी 1934 से 1949 तक इस बैंकों का भारत सरकार ने अधिग्रहित या अधिकृत, जो भी कह लीजिए, दोनों एक ही वर्ड होगा, दोनों एक ही वर्ड होगा, ठीक ना, अधिकृत कर लिया था 1934 से 1949 में इस बैंक में के द्वारा। आरबीआई की शक्तियां 1934-1949 लिख दो, 1934 टू 1949। आरबीआई की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने के लिए मार्च 1949 में बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। आरबीआई के शक्तियों क्षेत्राधिकार को वृद्धि मतलब एक्सपेंडिचर। आप लोगों को मैं बार बार इसमें बताया भी हूं एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे आप इसमें सीआरआर जब पढ़िएगा ना, कैश रिजर्व रेशियो, इसमें एसएलआर सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो, इसमें क्या आएगा आप लोगों को। अभी चलिए ये देखते हैं आरबीआई में क्या हो जाएगा। 1949 में बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। 1949 में बैंकिंग आरबीआई की शक्तियों द्वारा 1949 में बैंकिंग अधिनियम पारित होने के बाद इस अधिनियम में 2013 में कुछ संशोधित किए गए। 2013 में संशोधित किया गया है। आप लोग अगर बैंकिंग से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को लिंक करना पड़ेगा। लिंक करके फर्स्ट से लेके बीच में क्या चेंजेज आया, क्या चेंजेज हुआ, उसमें क्या नहीं हुआ, एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, उसका ग्रोइंग कैसे हुआ, उसके ब्रांच कैसे हुए, अगर उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो कब हुआ, उसका निजीकरण हुआ तो कब हुआ, कैसे कैसे उसमें किस हिसाब से क्या उसमें प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उसका हर सेक्टर दिखाना पड़ेगा आपको। एक सबसे बड़ा चीज है सेक्टर है ना, सेक्टर
जो इस सेक्टर में है ना, हर चीज आपको देना पड़ेगा, ठीक ना। इसका बैड इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा, अच्छा बुरा प्रभाव, अच्छा नकारात्मक और सकारात्मक, मतलब बैड इफेक्ट गुड इफेक्ट, जो क्या पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है उस हिसाब से आप लोगों को देना पड़ेगा। ये चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 1949 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1969 में 1969 में 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। कर दिया गया था। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या है आपको, जिनकी न्यूनतम संपत्ति 200 करोड़ रुपए थी 1980 में 6 बैंकों की, 1980 में 6 बैंकों की रुपए थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 82 को। नाबार्ड ये क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर आइए 1993 में आते हैं। फिर इसमें सेंसेक्स उसी टाइम से जो है ना, सेंसेक्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा 92 93 में। जो इसको कहां से, आइए मैं इसको जोड़ के एक चीज आपको बताता हूं, वो तो इंपॉर्टेंट है। एलपीजी जो आप लोगों को मैं पढ़ाया नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया, लेकिन एलपीजी में धीरे धीरे इसमें बताते चलूंगा आप लोगों को। एलपीजी में 93 में क्या हुआ था? 93 में जो $7 बिलियन अभी आई ना, क्रिस्टीना आई है ना, आईएमएफ के चेयरमैन, अभी G20 में आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे G20 में अभी चल रहा है, आईएमएफ की चेयरमैन आई और बहुत सारे लोग आए, अतिथि आए, और आज उसका समापन भी हो गया। व्लादिमीर पुतिन नहीं आए, लेकिन जो विदेश मंत्री आए थे, उनको क्या नाम है उनका, कोई वो आए, अभी चले गए आके वहां से। आइए 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में जोड़ दिया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में जोड़ दिया गया है या था जोड़ दिया गया था। चलिए ये हो गया। आइए आगे चलते हैं। इसमें क्या था? 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में क्या था? ये क्या, कौन सा बैंक था? राष्ट्रीयकृत बैंक था। इसमें कितनी थी टोटल शाखाएं? 14 + 6 20, 19 बराबर 19 क्यों बोल रहा हूं? एक बैंक क्या था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया था। एक बैंक क्या था आपको? न्यू बैंक ऑफ इंडिया था। 14 + 6 19 इसलिए कह रहा हूं कि एक जो था ना, ये क्वेश्चन पीटी में पक्का आएगा, ये आ चुका है ये क्वेश्चन पीटी में। क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही पूछेगा, ट्विस्टेड, घुमा के। मेंस का भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आप लोगों को करना, आप लोगों को लिखना, आप लोगों का, मेरे को नहीं लिखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक का सौराष्ट्र, इसको क्या किया गया था? 2008 में सौराष्ट्र में शामिल कर लिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और इसके 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर क्या था? इसमें
इसको भी शामिल किया गया था। 1 अप्रैल 2017 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेष 5 सहयोगी बैंकों को एसबीआई में विलय कर दिया गया था सहमति से, और इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। इस मर्जर के स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एसबीबीजे जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ब्रांच ऑफ इंडिया जयपुर और बैंक ऑफ हैदराबाद एसबीएच, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एसबीएच, लिख दूं एसबीएम एसबीएच, तो याद रखिएगा लो एसबीएम एसबीएच एसबीएम एसबीएच एसबीजे, ये याद रखिएगा लो आप लोग। ये भी क्वेश्चन बनेगा इससे आप लोगों को, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये मेंस में भी बन सकता है क्वेश्चन, ये पीटी में भी क्वेश्चन बन सकता है, बनने का क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। अब जो बनाने वाले होंगे वो लोग, यूपीएससी बहुत स्मार्ट है, उस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर जाके आप चाहे किसी मीडियम में एग्जाम दीजिए, मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हवा लोगों ने बना दिया है कि मीडियम ये है, मीडियम वो है, मीडियम फलना ढीमका, ऐसा कुछ नहीं है। जब लिख के आइएगा आपके कॉपी में तथ्य रहेगा, आपको नॉलेज रहेगा, इनसाइट डेवलप रहेगा, आप लोग पक्का कंप्लीट कीजिएगा, देन श्योर वी विल बी क्वालिफाई। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। इस मज्जर में स्टेट बैंक, ये चीज हो गया आप लोगों को पटियाला, इसमें स्टेट बैंक बाद पटियाला एसबीपी पंजाब नेशनल बैंक, ये चीज है शामिल किया गया था। और इसके बाद आइए स्टेट बैंक त्रावणकोर एसबीटी में शामिल है, ये चीज हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। वर्ष 2018 में विजया बैंक देना बैंक में विलय कर दिया गया था। अब बैंक ऑफ बड़ौदा भी 3 बैंक विलय हुआ, और एक बैंक सिंगापुर में जो विलय हुआ था, सिंगापुर की बैंक थी लक्ष्मी साउथ इंडिया की। तो इसमें अब बैंक में जाइएगा ना, सिलिकॉन वैली आप लोगों को वहां पढ़ाना पड़ेगा चल के, मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें भी आगे चल के सिलिकॉन वैली में कैसे कैसे यहाँ से वहां से कैसे राष्ट्रीयकरण होके कैसे फाइनेंशियल, जो एक अभी दुनिया क्या है, रेनेसा के काल से गुजर रही है, एक अभी मंदी है, एक टाइप ऑफ आर्थिक मंदी है अभी। इसमें क्या है, इसमें उभरने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। एक्सचेंजर, अभी G20 हुआ सम्मेलन, क्या हुआ, इसका मेन ये क्या था, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करना। आइए चलते हैं फिर आते हैं टॉपिक पे। 2020 में सिंडिकेट का केनरा बैंक में, आंध्र बैंक को कॉर्पोरेशन बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इलाहाबाद बैंक में, और आपको इसके आगे इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया था सबको। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 बैंकों को निजीकरण की बात कही है। हालांकि यह 2 बैंक कौन से होंगे इसके बारे में अभी इसकी स्थिति अभी स्पष्ट साफ नहीं की गई है। ये देना बैंक होगा और एक्सिस बैंक होगा, ये चीज है। इस दौरान में बजटीय भाषण के दौरान आईडीबीआई बैंक को शीघ्र ही निजीकरण की घोषणा स्पष्ट रूप से की गई थी। कब की गई थी, 2019 में 20 में। और आइए आईडीबीआई प्राइवेट बैंक है, 22वें नंबर की सूची में है आईडीबीआई। आईडीबीआई 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 22वें नंबर की सूची में। 12 पब्लिक सेक्टर का बैंक है और 22 प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। 12 जो है ना, 12 ये क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक से क्या समझते हैं आप लोग? पहले पब्लिक सेक्टर में ही काम होता था, बाद में प्राइवेटाइजेशन हुआ और लेट लतीफी ज्यादा थी उस टाइम में। सार्वजनिक बैंक वो है जहां सरकार का 51% मालिकाना हक होता है, सार्वजनिक। और उसके बाद क्या होता है इसमें, जो उसका सार्वजनिक होगा वो काम क्या होगा, 51%, वो क्या होगा, प्राइवेट बैंक होगा। प्राइवेट में क्या होगा, जहां 51% मालिकाना हक होगा, जहां 51% मालिकाना हक होगा।
प्राइवेट बैंक होगा। ये आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फिर आगे क्या है। बैंक, सारा बैंक के बारे में बताता हूँ, कब कब कमर्शियल बैंक कब कब हुआ। फिर पीछे लौटते हैं, हम पीछे लौटते हैं, इसको मिटा दूं फिर उसके बाद आप लोगों को जो है ना, आप लोग देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिए। आइए चलते हैं, देखते हैं बैंक। बैंक का क्या है, बैंक कब कब एस्टेब्लिश हुआ। आपको बैंक देखा जाए 1881 में अवध कमर्शियल बैंक 1881 अवध कमर्शियल बैंक। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1895 में पंजाब नेशनल बैंक। और 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में, 1955 और 1965 में इलाहाबाद। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार द्वारा अधिगृहित क्या थी, अधिगृहित, अधिगृहित या अधिकृत। अधिगृहित क्या है, अधिगृहित घर का जो होगा, अधिगृहित, एक अधिकृत। चलिए आइए देखते हैं 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये क्या था, सब ये 3 प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। इस हिसाब से जो है अवध का कैसे कैसे, उसमें आप लोग जब हिस्ट्री में आइएगा ना, एक अवधनामा भी पढ़ना होगा आप लोगों को। अवधनामा में क्या क्या था नहीं था सब बताया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। सिंडिकेट बैंक, आंध्र व कारपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का निजीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग। बैंकों को कैसे कैसे बांटा गया आपको देखिए। अनुसूचित बैंक है, गैर अनुसूचित बैंक है। अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक में क्या आ जाएगा, अनुसूचित बैंक में आरबीआई एक्ट द्वारा 1934 में द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। आरबीआई को 1934 में किया गया है। ये क्या अनुसूची, क्या शेड्यूल, शेड्यूल आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे। शेड्यूल भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 जो अनुसूचियां थी। तो ये क्या हो गया, ये आरबीआई के परस्पर आ गया। 1934 में द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया और आरबीआई की मौद्रिक एवं सार्वभौम नीति पूर्ण रूप से लागू की गई। इसमें क्या था, न्यूनतम संपत्ति 500 करोड़ रुपए मैक्स। इसमें क्या था, न्यूनतम 500 करोड़ हो गया। इन बैंकों की गतिविधियों से ग्राहक पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता था या नहीं पड़ा। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 1934 की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तो बिलियनों में निकल रहे हैं, ठीक ना। ये चीज है, अभी इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, अभी धीरे 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 धीरे। अभी जो G20 हुआ ना, इसका इम्पैक्ट G20 का देखिए, पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव होगा, इसमें आईएमएफ की चेयरमैन आई है, आईएमएफ की चेयरमैन आई
इस टाइम में। निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कैसे होगा बताइए आप लोग? दोनों सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे रशिया के व्लादिमीर पुतिन नहीं आए, चाइना नहीं आया इस टाइम में, चाइना नहीं आया, चाइना नहीं आया, अफगानिस्तान से कोई नहीं आया, इधर से आपको मिडिल ईस्ट से तो सऊदी अरब आया ये सब, लेकिन जहां जहां IMF की चेयरमैन जाती है वहां वहां सऊदीया के प्रिंस, ये सारे लोग जो है ना, एक क्या है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे कैसे जा रहे हैं, ये मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक में आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे ऋण देती है, कैसे कैसे करते हैं ये सब। आइए अब आगे चलते हैं। RBI 1934 में द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। द्वितीय अनुसूची में शामिल किया। RBI में दैनिक बैंकिंग गतिविधियों के लिए क्या होता है कि उधार लेने की अनुमति इसमें क्या होती है, नहीं होती है। RBI द्वारा बनाए गए नियमों में क्या होगा, अनुसूचित में, गैर अनुसूचित में, गैर अनुसूचित में क्या होगा, RBI द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं होगा। इसमें CRR की अनिवार्यता है। नोट में क्या लिखिएगा आप, जैसे मान ले रहा हूं, जैसे पूछ दे कि नोट जो होगा ना, नोट में पूछेगा इसके बारे में, अगर कुछ लिखना हो तो क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा अनुसूचित बैंकों को CRR की रकम को RBI में जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, या जरूरी नहीं होती है, या करना होता है, या करना जरूरी है। जबकि गैर अनुसूचित में क्या होगा, बैंकों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है और अनुसूचित बैंक द्वारा राशि को अपने पास जमा रख सकते हैं। क्या होगा, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, शेड्यूल बैंक। अनुसूचित बैंक क्या होगा, वाणिज्य बैंक। कमर्शियल बैंक में क्या आ जाएगा, कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, फॉरिजन बैंक आ जाएगा इसमें। और इसमें क्या होगा, पब्लिक सेक्टर में क्या है, SBI एंड एसोसिएट बैंक, नेशनल नलाइज बैंक हो जाएगा जो राष्ट्रीयकरण होगा। अदर बैंक, सेक्टर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, पब्लिक बैंक से इंडियन बैंक हो जाएगा। इंडियन बैंक के बाद आपको हो जाएगा केनरा बैंक। 12 बच गए हैं इसमें, शेष टोटल क्या बच गए, 12 बैंक बच गए इसमें, 12 बैंक बच गए इसमें, शेष रह गए। और इसमें क्या, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कितने बैंक्स है, 22 बैंक्स है। और इसमें ओरिजिन बैंक्स में कितने होगा, रीजनल रूरल बैंक्स में RRBS, रीजनल रूरल बैंक्स। RRBS आप लोग सब पूछ दो ना, RRBS क्या है, RRBS रीजनल। ये आ गए आप लोग, रूरल बैंक्स। अब स्टेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इसके आ जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक में आ जाएगा, सहकारी में, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक में ये आ जाएगा। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। PCC क्या होगा, प्राइमरी क्रेडिट कमेटी, प्राथमिक साख्य समिति, CITI, HSBC, डुएट स्कीम बैंक है, फॉरिजन बैंक DBS है, HDFC बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक है, मानधन बैंक है, देना बैंक है, ये सब सारे आ जाएंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं, बैंक क्या है, शेड्यूल पब्लिक सेक्टर में क्या है, बैंकों का क्या योगदान रहा, आइए देखते हैं। नेशनल बैंक, नेम ऑफ द बैंक क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया इसमें, बैंक ऑफ इंडिया आ गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ केनरा, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, और पंजाब सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें सेकंड बैंक क्या है, सबसे बड़ा बैंक क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सेकंड बैंक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक है, दूसरे नंबर में, द्वितीय स्थान पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इको बैंक है, यूनियन बैंक है। शेड्यूल प्राइवेट बैंक क्या हो जाएगा, लक्ष्मी विलास बैंक, बताया था सिंगापुर में, ये भी जो है ना बीच में दिवालिया हो गई थी, तो इसको कैसे कैसे सिंगापुर से कैसे कैसे करके किया गया। ये सिलिकॉन वैली में जाइएगा, वहाँ बहुत आगे आप लोगों को लंबा इसका बहुत डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, इतना लंबा बहुत टाइम लग जाएगा, 5 घंटा लग जाएगा आप लोगों को कम से कम ये सब बताने में। 5 आवर्स, ओनली 5 आवर्स, उससे भी ज्यादा लग सकता है। नैनीताल बैंक हो गया, RBL बैंक हो गया, साउथ इंडियन बैंक LTD हो गया जो साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक LTD है, यस बैंक है, IDBI बैंक है। 1994 से 2004 तक ये रहा आपको, उसके बाद इसमें ये हो गया। अब आगे ये आगे चलते देखते हैं आगे क्या है आपको। आगे भारत के 3 सबसे बड़ा निजी बैंक कौन है, बैंक का नाम, स्थापना, मुख्यालय, बता दूं HDFC बैंक है,
आप लोगों को पता होगा आईसीआईसी बैंक है, सबसे अधिक ब्रांच है 1994 मुंबई, एचडीएफसी 1994 में मुंबई है, एक्सिस बैंक इस पहले हुआ है 1 साल पहले 1993 में, इसका भी मुख्यालय मुंबई है। भारत में स्थित इन सबसे बड़े विदेशी बैंक कौन है? बैंक का नाम, स्थापना, संबंधित देश। सीटीआई बैंक 1902 में, संबंधित देश यूएसए। सीटीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी 1987 में, ये हांगकांग में है। डीबीएस बैंक, इसका मुख्यालय हांगकांग, ये मुख्यालय इसका है, मेन चीज ये चीज है। डीबीएस बैंक 1994, ये क्या है? सिंगापुर में इसका है। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राथमिक साख समितियां, केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक, राज्य सरकारी बैंक, मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का विकास प्लस पिछड़ा वर्ग का उत्थान करना और विकास करना। इसका क्या है? नाबार्ड बैंक करता है। और नाबार्ड को कौन ये कंट्रोल करता है? आरबीआई करता है। नाबार्ड इक्वल टू आरबीआई, नाबार्ड इक्वल टू आरबीआई, ये कंट्रोल करता है नाबार्ड बैंक को। याद रखिएगा लोग, क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को, नाबार्ड बैंक को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई करता है। सहकारी बैंक एक आवश्यक छोटे वित्तीय संस्थानों से है, जो सहकारी बैंक सरकारी और गैर सरकारी, शहरी और रूरल, मतलब अर्बन और रूरल एरिया में, शहरी और गांवों के क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्र में ये छोटे व्यवसायों को ऋण देता है। छोटे छोटे लोग है ना, जैसे एकदम लघु उद्योग जो है ना, मझौले उद्योग, एक बड़ा उद्योग, ठीक ना, लघु एकदम छोटा छोटा सा जो है ना, इस सुविधा प्रदान करता है। सहकारी बैंक आमतौर पर इन सदस्यों को जो है ना, अपने सदस्यों को कोई प्रकार की बैंकिंग की वित्तीय सेवाएं जैसे ऋण देना, पैसा जमा करना और बैंक में खाता खुलवाना और बैंक से ये करके ये सब चीज करना, ये सब चीज होता है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है? बैंक सहकारी बैंक क्या है? सहकारी बैंक प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचाना होता है, बल्कि कमाना नहीं, बल्कि व्यक्ति सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद, मतलब उत्पाद का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे करेंसी अवेलेबल करवाया जाए, जैसे फार्मर हो गया, कोई व्यवसाय करना चाह रहा है, कोई रोजगार लेना चाह रहा है। इन बैंकों की स्थापना उद्देश्य कृषि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक साख सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। अतः यह संस्थाएं वित्तीय समावेश में सहायक है। स्थापना इसका क्या है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। समिति अधिनियम के अनुसार, सहकारी समिति अधिनियम क्या 1912 के तहत हुई थी। इसका क्या किया गया था? पंजीकृत किया गया था 1912 के तहत, 1912 के तहत पंजीकृत किया गया था। उन्नीस सौ 12 में इसका पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है। कोऑपरेटिव सोसाइटी विनियमन राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूप से ये नाबार्ड की मदद से की जाती है। नाबार्ड पहले ही बताया, आरबीआई नाबार्ड को करती है, नाबार्ड इसको करती है। मतलब इनडायरेक्ट रूप में आरबीआई इसमें भी हस्तक्षेप करती है। जैसे इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, जैसे ऋण बढ़ गया आपका, ऋण मतलब ब्याज दर बढ़ गया, आरबीआई बैंकों को बताएगी, बैंक आपको बताएगी, उस हिसाब से क्या होगा? पब्लिक पे बोझ पड़ेगा। उधर तेल का भाव बढ़ा, इधर महंगाई बढ़ गई, क्या है? ओपेक है वहां से। और आप लोगों को बताया भी गया है कि कुवैती दिनार में जो है ना, तेल का जो है ना भुगतान होता है। एक्सचेंजर तो बताया ही गया। चलिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तथा बैंकिंग अधिनियम 1965 के तहत क्या है? विनियमित सहकारी बैंकों का स्वामित्व तथा नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ द सदस्यों के द्वारा कौन की जाती है? लोकतांत्रिक रूप से क्या है? निदेशक मंडल का कौन चुनाव करता है? 1965 में विनियमित है, और ये रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं? आगे हम लोग देखते हैं इसमें प्राथमिक साख समितियां, प्राइमरी साख समितियां। आइए देखते हैं प्राइमरी साख समितियां। आइए प्राथमिक में देखा जाए, प्राइमरी में क्या देखा जाता है। आइए आगे देखते हैं, ये क्या है? स्थापना गांव व कस्बों में हो, किसानों के साख उपलब्ध कराने का कार्य हो, केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक। जिला में स्थित सहकारी समिति अनिवार्य रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण करती है। प्राइमरी क्रेडिट कमेटी, पीसीसी क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और जिला समस्त साख समितियां नियंत्रण करती है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसमें क्या हो जाएगा? राज्य सरकारी बैंक,
राज्य सहकारी बैंक, सहकारी संगठन का सर्वोच्च संस्थान, मतलब उसका हाई जो है ना, हाई लेवल पे होगा, राज्य भर में फैले हुए समस्त केंद्रीय बैंकों का संगठित करता है। जैसे पूरे राज्य है ना, पूरे राज्य में उसका ब्रांच जो है ना फैला रहेगा, एक जगह नहीं रहेगा। वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक में अंतर, वाणिज्य और सहकारी। वाणिज्य क्या है? वाणिज्य बैंक का मुख्य रूप से मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से काम करते हैं, जबकि सहकारी बैंक मुख्य रूप से सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। किसका सिद्धांत? सहयोग, कोऑपरेट करना लोगों को। यही कारण है कि राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से सस्ता ऋण मिलता है। आरबीआई है ना, आरबीआई ये सहकारी बैंक को बहुत सस्ता जो है ना ऋण उपलब्ध करवाता है। याद रखिएगा लो, ये क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों को। यही कारण रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से सस्ता ऋण मिलता है। आप लोगों को बताया मैं, वाणिज्य बैंक का गठन संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम द्वारा किया गया है। कौन? संसद हमारी कानून बनाती है, आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया गया है। जबकि सहकारी बैंकों की स्थापना विभिन्न राज्यों के सहकारी समितियों द्वारा संबंधित विभिन्न अधिनियमों के आधार पर की जाती है, जो उसका अधिनियम बनाया गया। सहकारी बैंक में भारत के स्तरीय व्यवस्था में, जबकि वाणिज्य बैंकों की तो इस तरह की कोई स्तरीय व्यवस्था नहीं होती है। आइए आगे चलिए, आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रत्येक वाणिज्य बैंक क्या है? प्रत्येक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने का अधिकार है। जाके जो भी बैंक आप एस्टेब्लिश कीजिएगा ना, तो आरबीआई से जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप एक बैंक खोल रहे हैं, सारा कुछ उसका ब्रांच करके आप धीरे धीरे, जैसे आपको सहारा वाले का पैसा डूबा ना, जो देखे आप लोग, तो वहां से क्या होगा, जब आपकी बैंक डूब जाएगी, कर्ज में चली जाएगी, तो जो ऋण मिलता है ना, वो ऋण नहीं मिलेगा, और जो प्रॉफिट होगा ना, उसमें से आप लोगों को आगे पैसा जो है ना, SLR USSD जो है ना, जमा करना पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं। वाणिज्य बैंक पूरे देश के किसी भी राज्य को अपनी शाखाएं सेवाएं स्थापित कर सकते हैं, या जो उनको जो है ना लाभ प्रदान कर सकती है वो बैंक जो है ना। सहकारी बैंक केवल सीमित इलाकों के भीतर अपनी गतिविधियों को संचालित कर सकती है, सहकारी बैंक। लेकिन ये चीज केंद्रीय शाखा, राज्य स्तरीय शाखा, आरबीआई के अंदर से नाबार्ड आता है। आरबीआई बताइए, आरबीआई कैसे नाबार्ड को कंट्रोल करती है? कमर्शियल बैंक आरबीआई का पालन तथा ऋण करती है। वाणिज्य बैंक सहकारी बैंक में अंतर, लाभ के दृष्टिकोण पर आधारित है वाणिज्य बैंक। सहकारी बैंक क्या है? सहयोग के दृष्टिकोण पर आधारित है। और वाणिज्य बैंक में क्या होगा? प्रत्येक वाणिज्य बैंकों में से ऋण लेने का अधिकार है। और ये क्या होगा? सहकारी में क्या होगा? आप लोगों को सिर्फ राज्य सरकारी बैंक को ऋण लेने का अधिकार है। भारत में कई शाखाएं हैं, ठीक ना, और इसके स्थापित करने की अनुमति भी है। किसका? वाणिज्य बैंक को कहीं भी स्थापित कर सकती है। लेकिन इसका क्या, सहकारी बैंक का क्या है? केवल सीमित जगहों पे है, एक पर्टिकुलर जगह पे है, हर जगह नहीं हो सकता है। लेकिन वाणिज्य बैंक कमर्शियल बैंक है, जो वो हर जगह अपना कर सकती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB क्या है? रीजनल रूरल बैंक क्या है? भारत सरकार 50%, इसमें क्या होगा? राज्य सरकार 15%। 50% किसके अंदर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। 15% है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। प्रायोजित बैंक 35%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RRB ये कहाँ है? बरेली के यूपी में है, आपको वेस्ट यूपी में, पश्चिमी यूपी में है। भारत सरकार 50 करोड़ देगी, 15 करोड़ कौन देगी? राज्य सरकार देगी। 35 करोड़ रुपए का अनुदान कौन करेगा? कमर्शियल बैंक करेगा आपको। प्रायोजित बैंक, कमर्शियल बैंक, जो कमर्स से रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आप लोग समझ में आ रहा है, समझते चलिए लो, ये बहुत काम देगा आप लोगों को। आइए आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई थी। आरआरबी की सिक्किम, गोवा में इस प्रकार का कोई बैंक नहीं है। एनपीए नहीं होने के कारण 1987 के बाद किसी नए बैंक की स्थापना करना। कोलकर समिति ने, कोलकर समिति आप लोग पढ़े हैं? तेंदुलकर समिति तो पढ़े हैं, लेकिन कोलकर समिति भी पढ़ लीजिएगा, लो हो सकता है कहीं आ जाए आप लोगों को। कोलकर समिति ने आरआरबीएस को बंद करने की सिफारिश कर दी थी। नाबार्ड द्वारा रेगुलेट कुल बैंकों की संख्या कितनी है पता है? 43 है। 43 आरआरबी बच गए हैं। 43 आरआरबी बच गए हैं।
अब आइए इसी के साथ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर अब आगे आएंगे क्लास लेने, आप लोग क्लास लेते हैं। चलिए मैं चलता हूँ, आप लोगों को समझ में आई होगी। ब्लेस यू।